को वास्तुशास्त्र का परिचय मैंने वास्तुशास्त्र का परिचय तो पढ़ा दिया है ना आप लोगों को। जी जी तो चलिए आज भवन निर्माण के विषय में भी चर्चा करूंगा और जो छूटा हुआ था उस विषय में भी जी चर्चा करूंगा, जो कुंडली के विषय में उस विषय में भी। जी जी गुरुदेव चरण वंदन। प्रणाम गुरुदेव। गुरुजी प्रणाम। जय हो जय। चरण भद्रा का भी विषय है, भद्रा का भी विषय काफी वो भी छूटा हुआ है। भद्रा का परिचय भी करा देता हूँ क्योंकि आप लोगों को वो पढ़ा दिया हो ना। तो चलिए भद्रा का बाद में करते हैं। ये भूमि शोधन के विषय में राहु इसके बारे में थोड़ा परिचर्चा। किसी को भी भवन निर्माण करना हो तो सबसे पहले क्या होता है कि चाहे मंदिर हो, चाहे घर हो, चाहे जलाशय हो, इसके लिए 3 सिद्धांत लगते हैं। उन सिद्धांतों में परिचर्चा करेंगे। काफी लोगों का अनम्यूट है, म्यूट कर ले, नहीं तो दिक्कत होगा। मेरे को बार बार म्यूट करना दिक्कत होगा, म्यूट कर लें। कुलदीप जी और कमल दाहाल जी म्यूट कर लें। म्यूट करेंगे तो ठीक होगा, नहीं तो मेरे को बार बार स्क्रीन से यहाँ तक जाने में बहुत सेकंड ऐसे ही लग जाएंगे। तो कोई भी अगर भवन निर्माण करते हैं तो उसके भी प्रकार होते हैं बहुत सारे। बात राहु का विशेष करके विचार किया जाता है भवन निर्माण करते समय। कोई भी अगर कहता है कि मुझे भवन निर्माण करना है इत्यादि विषयों में, तो सबसे पहले कहते हैं कि भवन निर्माण करते समय पहले शेषनाग का सर कहाँ कहाँ पर स्थित है, उन विषयों में परिचर्चा करते हैं। ललित मिश्रा जी का अभी भी उनका एक एक करके ऐसे तो मैं म्यूट करना पड़ने का तो समस्या हो जाएगा। 1 मिनट रुकते। अर्थात भवन निर्माण में राहु का विशेष करके विचार किया जाता है। उन विषयों में आज परिचर्चा करेंगे। उसके बाद जो है आप लोगों को कुंडली के बारे में भी चर्चा मैं करूंगा। तो 12 राशियों में जब सूर्य होते हैं तो राहु का भी 3-3 महीना में राशि में, अर्थात उसका सर, मुख और इसका उचित परिवर्तन होता है। इसको समझते हैं इस प्रकार से। कहते हैं सिंहे कन्ये तुलायाम भुजंगपति मुखम ईश कोणेग्निखाते। ये जैसा हमारा भूखंड है, जमीन है, अगर कोई भवन निर्माण करना चाहता है तो जैसे कि सिंह राशि में जब सूर्य होते हैं तो उस समय महीना होता है आपका चांद्रमास से कोई लेना देना नहीं है, सौर मास से लेना देना है। तो आपका भाद्रपद सिंह राशि में होगा तो सूर्य भाद्रपद से 3 महीना क्रम से, ठीक है, भाद्रपद आश्विन कार्तिक, ये 3 महीना में जब सूर्य होते हैं तो शेषनाग का सर जो होता है वो ईशान कोण में होता है, पीठ जो होता है वायव्य कोण में होता है और पुच्छ होता है नैऋत्य कोण में होता है। तो ऐसे कंडीशन में आप भवन निर्माण करना हो तो शेषनाग का ये खाली जगह जो रहता है, इस जगह से भवन का कार्य प्रारंभ करना चाहिए। बोले ऐसा क्यों? क्योंकि कहते हैं सिरक खनेत मात्र पित्रोश्च हंता, अर्थात आपने भवन का निर्माण सर में गड्ढा खोद करके प्रारंभ किया तो घर के जो मुखिया होंगे, माता पिता होंगे, वो एक तो बीमार रहने लगे घर में वो आते ही। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि उनकी शीघ्र ही मृत्यु हो, ये घर में निवास करते हैं तो ऐसा दोष लगता है। दूसरी बात, अब यहाँ अगर पीठ में गड्ढा खोदेंगे, क्योंकि सभी लोग गलती क्या कर देते हैं, ये ईशान कोण देवस्थान है बोल करके जब भी भवन निर्माण करना हो यही गड्ढा खोद करके भवन का कार्य प्रारंभ कर देते हैं। तो ऐसा हर समय ऐसा संभव नहीं है। ये आपका किस किस समय में करना चाहिए अभी स्पष्ट हो जाएगा। जब सिंह राशि पर सूर्य हो, कन्या राशि पर सूर्य हो, तुला राशि पर सूर्य हो। सिंह राशि पर सूर्य होंगे तो श्रावण के बाद जो है भाद्रपद कन्या में हो तो आश्विन, तुला में हो तो आपका कार्तिक का महीना होता है। तो इन 3 महीनों में ईशान कोण में नहीं गड्ढा खोदना चाहिए, न कि वायव्य कोण में, न नैऋत्य कोण में, आग्नेय कोण से गड्ढा खोद करके भवन का कार्य प्रारंभ करना चाहिए। ये मंदिर के लिए अलग होता है, जलाशय के लिए अलग होता है, वो अभी मैं स्पष्ट कर दूंगा।
अगर आपने पीठ में गड्ढा खोद करके किए तो क्या होगा? तो कहते हैं खनेत पृष्ठम भयरोग पीड़ा। अगर पीठ में गड्ढा खोद करके आपने भवन निर्माण किया है तो आपका घर में शॉर्ट सर्किट के माध्यम से आग लग जाना, सिलेंडर ब्लास्ट हो जाना है, कुकर में ब्लास्ट हो जाना है, कोई जो भूकंप आ जाए तो घर का नुकसान हो जाना, पेड़ पौधे गिर करके नुकसान होना, ऐसे नाना प्रकार की आपदाएं हो सकती हैं। और नैऋत्य में गड्ढा खोद करके आपने प्रारंभ कर दिया इस समय, अर्थात पूछ में आपने गड्ढा खोद, पुच्छम खनेच त्रिशु गोत्र हानि, अर्थात 3 गोत्र की हानि होगी। गर्भपात होना, संतान होने में परेशानी होना, अकाल मृत्यु हो जाना, बच्चों का पढ़ाई में उन्नति न हो पाना, ये सारा कार्य जो होता है उस भवन में आने के बाद ऐसा होने लगता है। तो इसलिए जो धन पुत्र स्त्रियों से सुखी रहना चाहते हैं तो जो कोना जो खाली रहता है उस कोने से भवन का निर्माण का कार्य प्रारंभ करना चाहिए। ये तो 3 महीना हो गया आपका सिंह कन्या तुला राशि में जब सूर्य होंगे। फिर उसके बाद ये 3-3 महीना में वक्र गति से घूमते हैं। सिंहे कन्या तुलायाम भुजंग प्रतिमुखम ईश कोणेग्नि खाते कहा है, और वायव्य शेष वक्रे अलिधन मकरे ईश खातम वदंती, अर्थात वृश्चिक धनु और मकर राशि के जब सूर्य होंगे तो ईशान कोण का जो राहु का सर है ये वक्र गति से घूम करके आपका वायव्य कोण में आएगा, पीठ आएगा आपका नैऋत्य कोण में और पूछ आएगा आग्नेय कोण में। तो उस समय भवन निर्माण करना हो तो ही आप ईशान कोण देवस्थान के तरफ आप गड्ढा खोद करके प्रारंभ कर सकते हैं। तुला राशि में जब सूर्य होंगे तो आपका अर्थात भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष और माघ ये 3 महीने में ईशान कोण में गड्ढा खोद करके भवन का निर्माण का कार्य प्रारंभ करना चाहिए। फिर उसके बाद ये वक्र गति से घूमेगा, फिर नैऋत्य कोण में आ जाएगा। ये नैऋत्य कोण में आएगा तो उस समय आपका कुंभ, मीन और मेष, कुंभ राशि में जब सूर्य होंगे तो फाल्गुन मीन में होगा, चैत्र मेष में जब राशि में सूर्य होंगे तो वैशाख का महीना होगा। तो उस समय भवन निर्माण आप करना चाहते हैं तो वायव्य कोण में गड्ढा खोद करके आपका भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ करना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? अब आगे बढ़ते हैं। जब वृष राशि में सूर्य होंगे, चंद्रमा से कोई लेना देना नहीं, जब वृष राशि में सूर्य होंगे तो अर्थात आप जेठ आषाढ़ और श्रावण का महीना, इन 3 महीनों में शेषनाग का सर आग्नेय कोण में, पीठ ईशान कोण में, पूछ वायव्य कोण में और नैऋत्य कोण में गड्ढा खोद करके आपका भवन का निर्माण का कार्य प्रारंभ करना चाहिए। तो ये हुआ आपका भवन निर्माण के लिए आपका शेषनाग का हो गया। मंदिर के लिए अलग है, मैं सूत्र अभी बताऊंगा, यहाँ लिख दिया हूं मैंने स्पष्ट करके, ये देखेंगे, श्लोक भी है, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। ये 5 नंबर सिंह राशि है, 6 कन्या राशि है, 7 नंबर तुला राशि है। भाद्रपद आश्विन कार्तिक के सूर्य में शेषनाग का मुख ईशान दिशा में रहता है, आग्नेय कोण दिशा में खोदे चिने बोल करके लिख दिया है। उसी प्रकार के शब्द समझा दिया है और इसका फल भी लिख दिया है। सिरक खनेत मातृ पित्रोश्चांता खनेत पृष्ठम भयरोग पीड़ा पुच्छम खनेच त्रिशु गोत्रानि स्त्री पुत्र लागो धनवाम कुक्ष, ये लिख दिया है। ठीक है, अब आप मंदिर निर्माण करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है। मंदिर के लिए क्या दिया है उस चीज को हम समझते हैं। यहाँ मंदिर के लिए क्या बता रहे हैं कि जब देवालय गृह विदो जलाशय राहोर मुखम शंभु दिशो विलोमतः, ये सूत्र आपको इतना ही याद करना है, याद करेंगे तो ठीक है, नहीं तो मीनार का सिंह मृगार का स्त्रीभे, ये सूत्र इतना पकड़ना है। मीन आपको पकड़ना है देवालय के लिए, मीन राशि को पकड़ लीजिए देव मंदिर के लिए, और सिंह राशि पकड़ लीजिए आपका घर के लिए, घर सिंह राशि, और जलाशय के लिए आप पकड़ लीजिए आपको मकर राशि। मृग का तात्पर्य होता है मकर, मकर राशि, ये हुआ जलाशय। अब इसमें आपको सूत्र वही लगाना है, 3-3 राशि, अर्थात आप जब देवालय बनाते हैं मीन राशि से 3 राशि क्रम से, ये देखिए मीन मेष और वृष राशि में पोजीशन वही रहेगा, शेषनाग का ईशान में रहेगा, वायव्य में इधर पीठ और पूछ नैऋत्य में, आग्नेय कोण में आप देवालय निर्माण करना चाहते हैं। तो गृह निर्माण करना चाहते हैं तो सिंह राशि से क्रम से 3 राशि पकड़ लीजिए, सिंह कन्या तुला राशि, तो आपका ये गृहारंभ के लिए हो गया।
तो आपका कब ईशान कोण में सिर रहेगा, पीठ वायव्य कोण में, और नैऋत्य कोण में रहेगा आग्नेय कोण में। अब जलाशय के लिए मकर कुंभ मीन राशि में जब सूर्य होंगे, तालाब इत्यादि मंदिरों का निर्माण होता है, कहीं भी बनाते हैं, तो उसके लिए आपका मकर कुंभ और मीन राशि में जब सूर्य होंगे तो यही पोजीशन रहेगा शेषनाग का। सर ईशान कोण में, पीठ वायव्य कोण में, पूंछ नैऋत्य कोण में और आग्नेय कोण में चिनेंगे। अब क्रम से वही सूत्र 3-3 राशियों के क्रम से जोड़ते जाएं। मीन मेष वृष हो गया, फिर मिथुन कर्कट सिंह राशि में दूसरा सूत्र यहाँ आ जाएगा। वायव्य कोण में वक्र गति से घूम जाएगा सर, ये 3 मिथुन, 4 कर्कट, 5 सिंह। अब ये घर के लिए देखिए वही स्थिति, वृश्चिक धनु मकर वही स्थिति होगा, और जलाशय मिथुन होगा, तो इसका यही स्थिति रहेगी। ठीक है, तो ये आप ईशान कोण में आप चिनेंगे। देखिए मुख वायव्य कोण में, ईशान में चिन्ह लिखा है। अब उसी 3 राशि कन्या, तुला और वृश्चिक राशि में इसका फिर वक्र गति से घूम जाएगा आपका। ये देखिए नैऋत्य कोण में सर आ जाएगा, नैऋत्य कोण में पीठ आ जाएगा, आग्नेय कोण में पूंछ आ जाएगा, ईशान कोण में वायव्य कोण में आप चिनेंगे मंदिर के लिए। अब ये राशि परिवर्तन हो जाएगा। घर के लिए कुंभ मीन और मेष में यही स्थिति रहेगा, और कर्कट सिंह कन्या में, जलाशय के लिए भी यही स्थिति रहेगा। बस सूर्य का राशि देखना है। अब चौथे नंबर पॉइंट में यहाँ आ जाइए। धनु मकर कुंभ राशि में जब सूर्य होंगे, मंदिर बनाना हो तो उस समय आपका नैऋत्य कोण में चिनेंगे। घर बनाना हो तो सूर्य देखेंगे वृष, मिथुन और कर्कट का, तो उस समय आपको इधर चिनना है। और तुला, वृश्चिक और धनु राशि में जब सूर्य होंगे तो आप जो है नैऋत्य कोण में जलाशय के लिए इधर से प्रारंभ करना है। सभी को 3 क्लियर हो गया सभी को? जी जी गुरुजी। जी गुरुजी। इतना सूत्र लीजिए, सूत्र का अर्थ बता देता हूँ, सुनिए। देवालय देह पितो जलाशय राहोर मुखम शंभु दिशो बिलो मतः मीनार्क सिंहार्क मृगार्क तस्त्रिवे खाते मुखात पृष्ठ विदिक शुभो भवे। अर्थात मीनार्क अर्थात मीन का तात्पर्य अर्थात मछली होता है संस्कृत में, और मीन राशि जल देखते हैं, मीन राशि में 2 मछलियों का चित्र होता है। तो अर्क का तात्पर्य होता है, सूर्य को अर्क कहते हैं। और सिंह का तात्पर्य, सिंह राशि से क्रम से, ये घर के लिए, देवालय के लिए मीन राशि से 3 राशि क्रम से जोड़ते जाइए तो निकल जाएगा। घर के लिए सिंह राशि से 3-3 क्रम से जोड़ते जाइए, वही निकलेगा। और मृग शब्द का अर्थ होता है मकर राशि। मकर राशि का स्वरूप ब्रह्मांड में कैसा बना है, आगे का सर का जो भाग है वो मगरमच्छ का है, मृग का है, और पीछे का भाग जो है मगरमच्छ का है। हिरण का जैसा मुख है जो है पहला उसका, इसलिए उसको मृग कहा है। मकर राशि भी कहते हैं, मृग भी कहते हैं। अर्थात उसका मकर राशि का सर जो है हिरण का है, मृग का है, और गले से नीचे का भाग जो है मगरमच्छ का होने के कारण उसको मकर भी कहते हैं, मृग भी कहते हैं। स्पष्ट हो गया सभी को? जी गुरुजी। जी जी। अब यहाँ आपको इसका फल भी, वो चीज भी देखा है। गर्भधारण के मुहूर्त के लिए अच्छा सा एक देखिए, किसी को पुत्र चाहिए तो उसके लिए भी बहुत सारे हैं उपाय, लेकिन एक छोटा सा ज्योतिष का सूत्र है। शुभे त्रिकोणे केंद्रस्थे पापे षष्ठे त्रिलाभगे पुत्र काम स्त्रियम गच्छे नरो युग्मा सुरात्रिषु। कहते पुत्र चाहिए है तो शुभ ग्रह में हो या त्रिकोण में हो, पाप ग्रह 6, 8, 12 में हो, और पुत्र काम के लिए जो जिसको चाहिए पुत्र रत्न संतान चाहिए, तो यो रज धर्म होने के बाद स्त्री के युग्म रात्रि अर्थात 8, 10, 12, 14 और 16, जो 16 को इतना ग्रहण नहीं किया है, आपको 8, 10, 12, 14 ये युग्म रात्रि जितना विलंब होगा, रजो धर्म से जितना अर्थात समीप होगा उतना खराब बताया गया है। 10, 12, 14 ये श्रेयस्कर। तो उस समय जो है स्त्री और पुरुष का मिलन हो तो अच्छा है। और अन्य चीज भी देखते हैं, उस विषय में बाद में मैं परिचर्चा करूंगा। तो ये भूमि शोधन के प्रकार के विषय में सबसे पहले कहते हैं कि भूमि 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले भूमि को आपको ठीक करना होता है। गज पृष्ठ भूमि, दैत्य पृष्ठ भूमि इत्यादि भूमियों के विषय में बताया गया है। उन विषयों में मैं आप लोगों को परिचर्चा करता हूँ। फिर आपको ले जाऊंगा भूमि शोधन के विषय में। 4 प्रकार की भूमि होती है, जिसे हम कहते हैं सबसे पहले गज पृष्ठ। यहाँ देखिए दक्ष अर्थात आपका सबसे पहले गज पृष्ठ भूमि जो होती है वो सर्वश्रेष्ठ भूमि के रूप में बताया गया। अब गज पृष्ठ भूमि क्या है? भूमि चौकर है, ये ईशान कोण है,
ये आपका नैऋत्य कोण है, ये आपका आग्नेय कोण है, ये आपका वायव्य कोण है। अगर भूखंड इधर ऊंचा हो और ढलान ईशान की तरफ हो, उत्तर की तरफ हो, पूरब की तरफ हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, आपका गज पृष्ठभूमि। ये रहने के लिए बहुत अच्छा है। जहां आप भूमि चयन करने जा रहे हैं वहां भूखंड अगर ठीक भी ना हो, आजकल तो जमीन मिलना ही दुर्लभ हो गया है, अब ये 4 पृष्ठ आप मिलाते जाएंगे तो समस्या भी क्रिएट हो सकती है। लेकिन आप वहां मिट्टी विट्टी डाल के जब भवन निर्माण करते हैं तो उस भूखंड का ढाल जो होता है आपको दक्षिण पश्चिम नैऋत्य और वायव्य की ओर ऊंची होनी चाहिए। वो भूमि को गज पृष्ठभूमि कहलाती है, धन आयु वंश की वृद्धि करने वाली होती है। अगर आप कमरे का भी फ्लोर बना रहे हैं तो हमेशा ढलान, एक गिलास आप पानी डालते हैं तो सोचिएगा पूर्व ईशान और उत्तर की ओर की ढलान होना चाहिए, हमेशा इधर भारी होना चाहिए, इधर ऊंचा होना चाहिए थोड़ा भी। उसको हम क्या कहते हैं, गज पृष्ठभूमि कहते हैं। अब कूर्म पृष्ठभूमि होता है, कूर्म पृष्ठभूमि कहते हैं जो बीच का भाग जो होता है कछुआ, कूर्म का तात्पर्य क्या होता है, कछुआ, कछुआ का मिडिल का पॉइंट ऊंचा होता है और चारों पॉइंट जो होता है उसका ढलान होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कूर्म पृष्ठभूमि कहते हैं। तो ऐसा कूर्म पृष्ठभूमि को जो है मध्यम बताया गया है, मध्यम ऊंची तथा चारों ओर नीची भूमि को कूर्म पृष्ठभूमि कहलाती है। यह उत्साह धन धान्य तथा सुख देने वाली है। और पूर्व आग्नेय ईशान में ऊंची और पश्चिम में नीची भूमि को दैत्य पृष्ठभूमि कहते हैं। तो दैत्य पृष्ठभूमि का तात्पर्य क्या है, दैत्य नेगेटिव एनर्जी जो होता है वो आपका एक्टिवेट हो जाता है। ये पूर्व हुआ, ये आग्नेय हुआ और ईशान, इधर ऊंची हो भूमि और इधर ढलान हो। आपका राहु का दिशा होता है, नैऋत्य दिशा में राहु का स्थान होता है। नैऋति नाम की राक्षसी इसका प्रतिनिधित्व करती है। तो अर्थात भारीपन ज्यादा से ज्यादा आपका दक्षिण नैऋत्य पश्चिम की ओर होना चाहिए। अपना कमरे में भी, आप जिस कमरे में रहते हैं, आलमारी हो चाहे बेड हो, चाहे आपका इधर होना चाहिए हमेशा, और इधर भारी चीज जितना रखें और इधर हमेशा खाली होना चाहिए। इधर कोशिश करें भारी नहीं हो कमरे को। तो ये आपका अपना अपना कमरा भी ठीक कर लीजिएगा। इसको हम दैत्य पृष्ठभूमि कहलाती है। ये धन पुत्र पशु इत्यादि का हानि करने वाली तथा प्रेत उपद्रव होता है। उस घर में नेगेटिव ऊर्जा का जो होता है ज्यादा संचार होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, दैत्य पृष्ठभूमि कहते हैं। और एक हम नाग पृष्ठभूमि कहते हैं, जिसे हम कहते हैं इधर की ओर, अर्थात भूखंड किस प्रकार का हो यहां बता रहे हैं, एक मिनट, अर्थात पूर्व और पश्चिम की ओर लंबी हो, इधर और इधर की ऐसा लंबाई हो, ठीक है। और कह रहे हैं कि इस उच्चाटन, मृत्यु, भय, स्त्री पुत्र आदि की हानि, शत्रु वृद्धि, मान हानि तथा धन हानि कहलाती है नाग पृष्ठभूमि। तो पूर्व और पश्चिम की ओर लंबी हो तथा उत्तर दक्षिण में ऊंची हो। ये इधर भी ऊंची हो उत्तर में, ये उत्तर दिशा इधर पड़ता है, पूरब इधर हो तो इधर दक्षिण में, इधर दोनों साइड ऊंची हो, ठीक है। तो आपका ऐसा भूमि पूर्व पश्चिम की ओर लंबी तथा उत्तर दक्षिण में ऊंची भूमि को नाग पृष्ठभूमि कहते हैं। ये भी जो है अच्छा संकेत नहीं है। आपका घर का जो फ्लोर इत्यादि बनाते हैं, वो चीज करते हैं, तो हमेशा ढलान जो है आपका ईशान और पूरब और उत्तर की ओर होना चाहिए, इधर हमेशा ऊंची होनी चाहिए। तो 4 प्रकार की भूमि क्या क्या जाना हमने, गज पृष्ठभूमि, कूर्म पृष्ठभूमि, दैत्य पृष्ठभूमि और नाग पृष्ठभूमि। सभी को याद हो जाएगा, 3 बार बोलेंगे, गज पृष्ठभूमि, गज पृष्ठभूमि, गज पृष्ठभूमि, कूर्म पृष्ठभूमि, कूर्म पृष्ठभूमि, कूर्म पृष्ठभूमि। फिर उसके बाद हम कहेंगे दैत्य पृष्ठभूमि, दैत्य पृष्ठभूमि, दैत्य पृष्ठभूमि और नाग पृष्ठभूमि, नाग पृष्ठभूमि, नाग पृष्ठभूमि। ये 4 प्रकार के भूमि का वो चीज बताया गया। अब इसका फल विस्तृत में बताया गया है आपका वास्तु प्रदीप नाम का जो ग्रंथ है, उसमें इसका फल भी बताते हैं। जो भूमि ही देखिए वास्तु दोष वगैरह बताया, जो भूमि फटी हो वहां पर शल्य हड्डी हो, जिस भूमि पर दीमक लगे हो तथा नीची ऊंची भूमि हो, तो वह इन अर्थात सबों को, अर्थात भूमि जो है अर्थात उनको सबको दूर से ही त्याग देना चाहिए, ऐसा बता रहे हैं। लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है कभी कभी, लेकिन उसको ठीक करने का भी प्रयोग है, वो भी प्रयोग मैं बताऊं।
फटी हुई भूमि मरण अर्थात ऊषर भूमि, धननाश, शल्य युक्त भूमि अर्थात इत्यादि जो भूमि होता है वो शत्रु का वृद्धि करता है। चित्राकार भूमि अर्थात गृहकर्ता को भय देती है। बल्मिक युक्ता विपत्ति अर्थात गर्त भूमि नाश और कूर्मकार भूमि धन का नाश करती है। अर्थात इस प्रकार से ये चीज बता रहे हैं। जो भूमि दक्षिण पश्चिम नैऋत्य में वायु कोण में ऊंची हो उसे गजपृष्ठ कहते हैं। इसमें विस्तार से और दिया हुआ है। गजपृष्ठ भूमि को सबसे अच्छा बताया गया। गजपृष्ठ भूमि में वास करने से लक्ष्मी का निवास, धन की विशेषता और आयु में वृद्धि होती है निरंतर। हमेशा कभी भी क्या होता है कि ये उत्तर का जो स्थान होता है ये आपका कुबेर होते हैं इसके मालिक। इस जगह में अगर खुला नहीं होता है जगह, इधर भारी होता है, इधर किचन बना देते हैं, इधर टॉयलेट बना देते हैं, इधर आप अगर जो ये चीज अगर बनता है तो ये क्या करता है आपका अवसर का जगह होता है। कहीं इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू में आपको सफलता नहीं मिलती है, आपके बच्चों को जो है नौकरी इत्यादियों में परेशानी होना, अर्थात ये पैसे का आने का जगह है। अगर घर में यहाँ वास्तु दोष होता है तो आर्थिक तंगी हमेशा बनी रहती है। एक्यूरेट दिशा निकालने के लिए आपका भूमि का बीचों बीच दिशा सूचक यंत्र कंपास रखिएगा। मोबाइल के कंपास से नहीं, जो डिजिटल कंपास मिलेगा मार्केट से उसको खरीद के लेके आइएगा, और या तो आप नॉर्मली कंपास आप खरीद के लेकर के उसको एक्यूरेट भूखंड के बीच में रख करके ही आपको दिशा निकालना है। ये नहीं कि पूरब दिशा से कहीं भी से सूर्य निकल रहा है तो पूरब ये है, ऐसा नहीं। 32 डायरेक्शन का खेल है। और आपका ये नैऋत्य कोण होता है, घर का नैऋत्य कोण, तो नैऋत्य कोण के यहाँ पश्चिम और नैऋत्य कोण के बीच में पैसा नहीं बचता हो तो यहाँ एक गुल्लक खरीद करके ला करके रख दीजिए, और यहाँ कुछ ना कुछ धन संचय करके 1-2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए डालना शुरू करिए। आपका देखिए धन में जो है बचत प्रारंभ हो जाएगी। इस दिशा में अगर दोष होता है तो पैसा घर में टिकता नहीं, खर्चा बहुत हो जाता है। और ये जो होता है दक्षिण नैऋत्य का जो बीच का जो होता है ये क्या होता है आपका सारे ब्रेन के कचड़े को फेंक करके रिले अर्थात शांति सुकून का स्थान होता है, निद्रा का स्थान होता है। जिस व्यक्ति के भूमि में अगर इस दिशा में अगर अर्थात वास्तु दोष होता है तो उसका निद्रा जो है रात को नहीं आती है, निद्रा अच्छी तरह से नहीं होती है, चिड़चिड़ापन हमेशा बना रहता है, और उसके कारण घर में ढुसुम ढुसुम डब्लू होता है। ठीक है, इस दिशा को भी विशेष करके ध्यान देना चाहिए। इस दिशा में जो है खाली नहीं रखना चाहिए। भारी से भरकम जितना भी चीज हो सके, अलमारी इत्यादि हो, बेडरूम इत्यादि इधर बनाना चाहिए। घर के मुखिया के जो है मास्टर बेडरूम इधर होना चाहिए। भूल करके भी ईशान कोण में मास्टर बेडरूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह देवस्थान का जगह है, यहाँ नेगेटिव एनर्जी का यहाँ संचार नहीं होना चाहिए। हमेशा इस जगह को जो है स्वच्छ बना करके ही रखना चाहिए। जिस कन्या की शादी नहीं हो रही, शादी में समस्या होती है, तो वायव्य कोण में उसको सुला दे, शीघ्र शादी होगी। और जिसके साथ आपका संबंध अच्छा नहीं है उस व्यक्ति का फोटो इस दिशा में आप लगाइए वायव्य कोण में। धीमे धीमे देखिए 15-20 दिन 1 महीने के अंदर रिश्ते में थोड़ा कुछ ना कुछ सुधार आएगा। अगर जहां आप नौकरी करते हैं वहां भी कुछ ना कुछ समस्या होती है तो उनके चित्र यहाँ लगा दीजिएगा, लेकिन एक्यूरेट वायव्य कोण होना चाहिए। अगर ये उत्तर और वायव्य कोण के बीच का जो है ये आकर्षण का स्थान होता है, शारीरिक संबंध का स्थान होता है, जहां पति पत्नी में डब्लू होता है, तो पति पत्नी का जो है चित्र इस दिशा में लगा दीजिए। दिन में 1 घंटा पति पत्नी वहां बैठ करके कुछ जो है आपस में चर्चा परिचर्चा करेंगे तो प्रेम में विकास होगा, वृद्धि होगी और शारीरिक संबंध भी अच्छा बनेगा। और यहाँ किसी पड़ोसी का आपने चित्र लगा दिया तो मामला गड़बड़ हो सकता है। बहुत सारे विषय हैं, उन विषय में मैं आगे प्रकाश डालूंगा। तो ये आपका 4 प्रकार के जो है आपका अभी भूखंड के विषय में मैंने बताया। अब इसमें भू परीक्षण के सबसे पहले किन किन विषयों में ध्यान देना चाहिए उन विषयों में भी चर्चा परिचर्चा करते हैं। सभी को समझ में तो आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? 32 डायरेक्शन का खेल है, उन विषय में मैं आगे चर्चा करूंगा। जी गुरुजी आ रहा है सर। जी आ रहा है समझ में। मतलब जिन नहीं आ रहा है तो मेरे को सूचित कर दीजिएगा। चलिए, भूमि शोधन के प्रकार जो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले म्यूट कर ले, अनम्यूट मत रखिएगा, नहीं तो मेरे को दिक्कत होगा। अब यहाँ सबसे पहले क्या कह रहे हैं,
भूमि शोधन के प्रकार, अर्थात क्या कह रहे हैं, भूमि परीक्षण के समय भूस्वामी अर्थात जो अर्थात मकान अर्थात जिसने जमीन खरीदा हो उन वो या तो उनकी दो पत्नी भी हो सकती, किसी का एक ही पत्नी हो सकती। पहले पहले दो दो पत्नी होती थी, अभी तो एक ही को संभालना मुश्किल है, दो तो कहाँ संभाल पाएंगे। लेकिन जो ज्येष्ठ पत्नी होगी या गृहस्वामी जो होंगे उनके जो है एक हाथ जो है लंबी और एक हाथ चौड़ी और एक हाथ गहरी गड्ढा खोद ले, तो उसको पानी से भर दे, पश्चात उसके 100 कदम दूर चले। जैसे कि आपने यहाँ गड्ढा खोद लिया है, एक हाथ लंबी चौड़ी और गहरी, और यहाँ पानी आपने डाल दिया है, तो आपका जिस दिशा में चंद्रमा होगा, चंद्रमा को आपको ध्यान देना होगा, मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, कर्कट राशि। अब इसी में 4-4 जोड़ते जाइए। पूरब दिशा है ये आपका दक्षिण दिशा है, ये आपका पश्चिम दिशा है और ये आपका उत्तर दिशा है। तो एक में 4 जोड़ देंगे तो 5 सिंह राशि, 5 में 4 जोड़ देंगे 9 धनु राशि, 2 में 4 जोड़ देंगे तो 6 कन्या राशि, 6 में 4 जोड़ देंगे 10 मकर राशि दक्षिण दिशा, 3 मिथुन राशि पश्चिम दिशा, 3 में आप 4 जोड़ देंगे 7 तुला राशि, 7 में 4 जोड़ देंगे 11 कुंभ राशि, 4 में 4 जोड़ देंगे 8 वृश्चिक राशि, 8 में 4 जोड़ देंगे 12 मीन राशि। उस दिन आप देखिएगा चंद्रमा किस राशि पर है, अर्थात मेष सिंह धनु राशि पे है तो पूरब दिशा की ओर 100 कदम चलना है, वृष कन्या मकर राशि है तो दक्षिण दिशा की ओर 100 कदम चलना है, और मिथुन तुला और कुंभ राशि है तो आपको पश्चिम दिशा की ओर 100 कदम चलना है, और कर्कट वृश्चिक और मीन राशि है तो उत्तर दिशा की ओर 100 कदम चलना है चंद्रमा को सन्मुख करके। या दूसरा ये ऑप्शन है, आप दक्षिण दिशा की ओर मुंह नहीं करना चाहते हैं तो आप पूरब दिशा की ओर मुंह कर सकते हैं जब वृष कन्या और मकर राशि होगा, क्योंकि पूरब दिशा की ओर आप चंद्रमा का मुंह करेंगे तो आपका दाएं की तरफ वृष राशि में जो चंद्रमा होगी वो आपका दाएं हाथ की ओर होगी, कन्या राशि पर होगी तो दाएं हाथ की ओर होगी, मकर राशि पर होगी तो दाएं हाथ की ओर होगी। आपको दाएं हाथ चंद्रमा करके करना है, या तो सन्मुख या दाएं हाथ। ये यात्रा प्रकरण में भी यही देखा जाता है। तो आप 100 कदम चलेंगे, 100 कदम जाकर के उस भूमि के पास फिर लौट आएंगे, फिर परीक्षा करेंगे, यदि गर्त भरा हो तो उत्तम, चौथाई जल सूख जाए तो मध्यम, आधे से कम रह जाए तो अधम समझना चाहिए। समझ में आ गया सभी को? पहला परीक्षा थोड़ा कम आया इसमें। वो रिकॉर्डिंग वीडियो देखिएगा फिर समझ में आ जाएगा। इतना भी नहीं समझेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी। गड्ढा खोदना है, पानी भरना है, 100 कदम चलना है। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला है? बाकी को समझ में आया कि नहीं? एक ने तो पहले ही कह दिया। मैं अपना घर बनवाया था, परीक्षण किया था। कोई दिक्कत नहीं। अब एक ही चीज में हम ज्यादा समय लगाएंगे तो पूरा कैसे पढ़ावा। अभी 9 बजे से फिर क्लास होगा, फिर काफी विषय आपको पढ़ाना है। गृह निर्माण हेतु चयन भूखंड के मध्य भाग में गृह स्वामी का, एक तो आपका वो चीज हुआ, मध्य भाग में गृह स्वामी का एक हस्त निर्माण के, एक हाथ गहरा चौड़ा और वो ऐसा गड्ढा खोद ले, उस गड्ढे से निकले मिट्टी को पुनः उस गड्ढे में भर दे। ठीक है, गड्ढे भरने में मिट्टी बच जाता है तो वो भूमि सर्वश्रेष्ठ है, गृह निर्माण के लिए उत्तम है। यदि मिट्टी न बचे तो मध्यम है, और मिट्टी कम पड़े तो सोचिए वो भूखंड अधम है। ये परीक्षण का दूसरा भी एक प्रकार है। तीसरा प्रकार है जो है गृहपति के हाथ भर गहरी खोदी गई भूमि को जल से भर दें, फिर उस जल का भर जाए तो शुभ तत्काल सूख जाए तो अशुभ, और जल भरते समय स्थिर रहे तो गृह स्वामी की स्थिरता और पानी का घुमाव। एक तो देखिए, एक तो ये इधर की ओर घूम रही हो, ये दक्षिण दिशा की ओर घूम रही हो पानी, तो अच्छा संकेत है। आपने पानी डाला उस जो गड्ढे में, दक्षिण की ओर पानी घूमने लगी और स्थिरता बनी रहती है तो दक्षिण की ओर घूमती है तो वो अच्छा है, सुख देने वाली होती है। और आपका अगर वो भूखंड भूमि आपने पानी डाला है गर्त में, अगर विपरीत दिशा में घूमता है, उत्तर दिशा की ओर बायां घूमता है तो वो अच्छा संकेत नहीं है। ये भी एक है। और दूसरा है आपका वो भूखंड कितना ठीक है, उसको अन्य जिस भूमि पर निवास करने की इच्छा हो रही हो
उस अन्न को एक साथ बोए, जहां अंकुर न उगे तो वो उस स्थान को निवास योग्य न समझाता, उसे छोड़ दें। सप्त धान्य जो होता है वो भूखंड को आप गड्ढा खोदे तो कितने दिन में उगता है, तो उसका भी वो चीज है। 3 दिन के लिए सर्वश्रेष्ठ है, 5 दिन के लिए मध्यम है, और 7 दिन से ज्यादा लगे तो उसको अधम जानना चाहिए। ठीक है, 3 दिन में थोड़ा अंकुरित हो जाए तो श्रेष्ठ है, 5 दिन में अंकुरित हो तो मध्यम है, 7 दिन के बाद अंकुरित हो तो अच्छा नहीं। वो भूखंड को मृत भूखंड कहा गया है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब दूसरा फिर ये बृहद वास्तुमाला नामक जो ग्रंथ है, प्रमुख ग्रंथ है, उन ग्रंथों से लिया गया है। अब दूसरा फिर एक चौथा प्रयोग है, सूर्यास्त के समय 1 हाथ लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा खोद ले, उसको पानी से भर दे। यदि प्रातः काल तक उसमें जल रह जाए थोड़ा भी तो उसे शुभ जानना चाहिए, नहीं रहे तो उसको मध्यम जानना चाहिए। अगर वहां जो है यहाँ दरारें पड़ गया हो तो ऐसा भूखंड को भी अधम बताया गया। आप 4-5 प्रकार से प्रयोग करिए, कितने प्रकार का सटीक बैठता है वो भी आप परीक्षण कर लीजिएगा। फिर है भूमि खोदने पर वहां क्या क्या मिलता है, तो उसका भी संकेत बताया गया है। तो कहते हैं भूमि खोदने पर यदि वहां पत्थर मिल जाता है तो धन एवं आयु की वृद्धि होती है, ऐसा संकेत है। यदि ईंट मिले तो धनागम, और कपाल, खोपड़ी मिले, केस इत्यादि मिले, रोग और पीड़ा, ऐसा जानना चाहिए। यदि गड्ढे में पहले पत्थर मिले तो सुवर्ण लाभ, ईंट मिले तो समृद्धि, द्रव्य मिले, पैसा मिले, अगर पैसा का सिक्का इत्यादि निकलता है तो अच्छा है। ताम्र इत्यादि धातु निकालता है तो सब प्रकार का धातु अगर निकलता है तो अच्छा है, वृद्धि के लिए सूचक है। अब इसमें फिर और दूसरी बात भी फिर क्या कह रहे हैं, भूमि खोदने पर चींटी का, दीमक इत्यादि अगर निकले तो भूमि पर निवास न करे। भूसा, हड्डी, वस्त्र, भस्म, अंडे, सांप निकले तो गृहकर्ता की मृत्यु हो। कौड़ी निकले तो दुख, झगड़ा होता है। रुई इत्यादि दुख देता है। जली हुई लकड़ी मिले तो रोग कारक होता है। खप्पर से कलह, लोहे से गृहपति की मृत्यु होती है। अतः गृह निर्माण के पूर्व इन सब का भली भांति विचार करना चाहिए। अब इसका भी निराकरण क्या है, अगर ऐसा निकलता ही आपको वो चीज है तो व्यक्ति का जितना हाइट है, ठीक है, अब ऐसा कर सकते हैं, ये व्यक्ति खड़ा है, व्यक्ति का हाथ की दोनों की लंबाई कितनी है, या आप व्यक्ति का सर से लेकर उसका पैर तक का जितना लंबाई है उतना गड्ढा खोदे, उतना मिट्टी को सारा फेंक दे और उसमें अच्छा मिट्टी डाल करके भवन निर्माण कर सकते हैं। ये दूसरा एक आपका संकेत है। ठीक है, या तो आप क्या कर सकते हैं, उसको सम्मार्जन करने का भी एक प्रयोग है। उसके प्रयोग के लिए भूमि शुद्धि का प्रयोग बताते हैं बृहद में। तो गोमूत्र, गंगाजल, तीर्थों का जल इत्यादि ऐसे वहां चारों तरफ छिड़क दें, सिंचन कर दें, और गड्ढा गहरा खोद करके बीचों बीच उसमें गोमूत्र, गोबर इत्यादि से भर दें। उससे भी, ऐसा करने से भी वो भूमि शोधन हो जाता है। उसमें दोष जो होता है, उसमें दोष में भी कमी आ जाती है। सम्मार्जन करना, गोमूत्र, गंगा दी से लिपन, पोतना, सींचना, खोदना और गायों को ठहराना, इन 5 प्रकार से भूमि का शोधन होता है। वहां अगर आप गाय को बांध देते हैं, गाय मूत्र करेगी, गोमूत्र वहां अगर वो चीज होगा तो उससे क्या होगा कि आपका भूवास्तु दोष में कमी आएगी, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या कह रहे हैं, गहरा गड्ढा खोद करके भी आप वो भूखंड के आप ऐसा कर सकते, चारों दिशाओं में प्रमुख इधर 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 और इधर आप क्या करते, बीच में थोड़ा छोड़ देना, ये वास्तु पुरुष का नाम ही होता है। बाकी जगह में आप कहीं भी गड्ढा को खोदे, इधर 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 साइड में, वहां गोबर, पंचगव्य इत्यादि डाल दें। तीर्थों का जल, तीर्थों का रज, आप तीर्थ जाते हैं, चाहे मथुरा, चाहे काशी, वृंदावन, जहां भी जाते हैं, कुछ ना कुछ वहां से भूमि इकट्ठा करके जरूर लाइए। ठीक है, समझ में आ रहा है? जी गुरु जी। जी गुरु जी, आगे उससे आपका ये पवित्र हो जाएगा। अब भूखंड के समीप क्या क्या अशुभ बताया गया है, अब इसको भी जानिए। जिस भूखंड का चयन गृह निर्माण करना हो, उस भूखंड पर एक
जो है प्रहर दिन ठहरने के बाद कभी भी किसी वृक्ष, मठ, मंदिर या ऊंचे टावर इत्यादि का छाया नहीं पड़नी चाहिए। अर्थात सौर ऊर्जा जो है प्रचुर मात्रा में। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, एक प्रहर